वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? सबसे पहले तो प्लांट्स और एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करना सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक प्रोसेस में, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है या किया गया है, वो काफी साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से किया है। जैसे जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसी तरीके से इन्होंने जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो काफी सारे साइंटिस्ट आए इस फील्ड में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले जो थे वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और इन्होंने जो क्लासिफाई किए वो करे प्लांट्स और एनिमल्स को देख के, यानी कि बाहर से ही देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स, जो कि नॉर्मली हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं कौन से प्लांट होते हैं और कौन से एनिमल, तो ऐसे ही इन्होंने किया। और प्लांट्स को भी फिर सब क्लासिफाई किया श्रब्स में, हर्ब्स में और लार्ज ट्रीज में, उनके बाहर के मॉर्फोलॉजी को देखते हुए। और एनिमल को भी इन्होंने क्लासिफाई किया दो में, पहला एनीमिया और दूसरा इनेमिया। एनीमिया मतलब एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड सेल, एनिमल्स which have RBC, whereas anemia कौन से वो एनिमल which have not RBCs, यानी कि एनीमिया वो एनिमल जिनमें आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं, और इनेमिया यानी कि वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो हालांकि काफी सिंपल क्लासिफिकेशन, लेकिन उस टाइम पे ये भी बहुत मायने रखता था। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने ही क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर शुरू किया था। अब उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, लिनियस। इन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन किया प्लांटी और एनिमेलिया, लेकिन हालांकि इन्होंने भी काफी सिंपल यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में ही बताया, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो थोड़ा अलग था। जैसे कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले देखिए सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एब्सेंट होती है। इन्होंने सबसे पहले ये देखा अकॉर्डिंग टू हिम। फिर उसके बाद इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये अपना जो न्यूट्रिशन है, फूड है, ये कैसे लेते हैं। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक, यानी कि प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक। फिर इन्होंने तीसरी चीज देखी लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है। मूवमेंट होता है अपनी ही जगह पर मूव करना है, और जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन प्लांट में एब्सेंट था और एनिमेलिया में प्रेजेंट था। और इन्होंने क्या देखा, एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट में काफी स्लो था
और एनिमल में देखा इन्होंने काफी फास्ट था। तो इन क्राइटेरिया के बेस पे लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासिफिकेशन किए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और कुछ एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये तो इसी में आएंगे ही। और एनिमल में क्या होंगे? मैमल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब किस में होंगे? एनिमेलिया में होंगे। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में क्या लिमिटेशन थी? काफी सारे ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे थे जो इन्होंने प्लांटी में रखे थे, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जैसे कि एल्गी है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। तो लिनियस के जो लिमिटेशन थी वो ये थी, ना तो ये यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाए थे, और ना ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासिफाई कर पाए थे। तो इनके क्लासिफिकेशन के बाद आए अर्नेस्ट हैकर। 1886 में इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा। और क्या क्या था उसमें? इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा। तो वो 3 थे, प्लांटी, एनिमेलिया और जो तीसरा बताया प्रोटिस्टा। तो अब इन्होंने प्लांटी में क्या क्या रख दिया? ब्रायोफाइट्स, फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एनिमेलिया में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा जैसे स्लाइम मोल्ड, बैक्टीरिया, फंजाई। यानी कि प्लांटी में उन्होंने क्या रख दिया कि जो प्लांट्स की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक हैं और सेल वॉल प्रेजेंट हैं, ये सब उन्होंने प्लांटी में रख दिया। एनिमेलिया में वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स, ये सब आ गए। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए वो सब इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिए। अब क्योंकि जो प्रोटिस्टा में इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे वो भी अच्छे से क्लासिफाई नहीं हुए थे, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कॉपलैंड ने दिया था 1956 में। अब इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी के साथ एक और जोड़ दिया, मोनेरा। एनिमेलिया, प्लांटी को तो इन्होंने छेड़ा नहीं क्योंकि बिल्कुल करेक्ट थे। एनिमेलिया में वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्लांटी में ये सभी आएंगे। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा में क्या करा? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें सेल नहीं है अच्छे से, नो न्यूक्लियस, वो रख दिए मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यानी कि हैविंग न्यूक्लियस। ठीक, तो मोनेरा प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये सभी किस में आ गए? मोनेरा में आ गए। लेकिन अभी भी जो मोनेरा और प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल सही नहीं था। तो फिर नेक्स्ट आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विटेकर ने दी थी। और ये ही क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। कंप्लीट स्टडी जो होगी क्लासिफिकेशन की वो आर.एच.
RH विटेकर के द्वारा जो दी गई है उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RH विटेकर ने दी थी। इनका नाम याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम MCQ में पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था। तो सबसे पहले एनिमेलिया, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा, और जो लास्ट इन्होंने क्लासिफाई किया था फंजाई। फंजाई के लिए इन्होंने क्लासिफिकेशन में एक अलग जगह बना दी थी। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने किस क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफिकेशन किया? तो सबसे पहले है सेल वॉल, कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो सेल वॉल एनिमल्स में तो नहीं होगी, नो सेल वॉल। ठीक, अब प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी में सेल वॉल यानी कि होती है। अब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट इन सम। उसके बाद अगर हम बात करें मोनेरा में प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, यानी कि सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। तो सेल्यूलोज की सिर्फ प्लांट सेल वॉल ही बनी हुई होती है। अब उसके बात करें कि सेल टाइप, यानी कि सेल यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। तो एनिमल सेल ऑब्वियसली यूकैरियोटिक होगी, यानी कि न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से डेवलप होंगे। प्लांटी भी यूकैरियोटिक होगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होगा। ये बात कोपलैंड ने भी बताई थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और जो मोनेरा होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। ये भी कोपलैंड ने 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में बता दिया था। अब जो फंजाई है ये यूकैरियोटिक होगा। अब उसके बाद बात करें अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या नहीं होती, तो सिर्फ मोनेरा में छोड़ के सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि यूकैरियोटिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों ही यूकैरियोटिक हैं तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप होगी। अब उसके बाद चौथा क्राइटेरिया देखें हम तो क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमेलिया में कैसे होता है? एनिमेलिया में टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, सेल भी प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो वेल डेवलप होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम तक अच्छे से वेल डेवलप होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, तो ये सभी अलग अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अच्छे से वेल डेवलप। अब उसके बाद प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा सेल्यूलर लेवल पे होता है। अब मोनेरा की बात करें, मोनेरा भी सेल्यूलर लेवल पे होगा, यानी कि टिश्यू नहीं होते, सिर्फ सेल तक ही कायम रहते हैं। उसके बाद फंजाई में सेल तो प्रेजेंट होगी, टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे बट वो होंगे लूज टिश्यूज। इसीलिए फंजाई को मोनेरा और प्रोटिस्टा से अलग किया गया, क्योंकि फंजाई में टिश्यू भी ऑब्जर्व किए गए जो कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में नहीं थे। अब लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो ये अपना फूड इनहेल करते यानी कि लेते हैं
वो किस तरीके से लेते हैं। तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो एनिमेलिया होते हैं अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब प्लांटी की बात करें तो प्लांटी फोटोसिंथेटिकली अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ अमाउंट में हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अब उसके बाद मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिकली भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, फोटोसिंथेटिकली भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे कि पैरासाइट और सेप्रोफिटिक होते हैं। अब फंजाई की बात अगर हम करें तो फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि सेप्रोफाइट और पैरासाइट पे डिपेंड करते हैं। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या और कितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा एक और है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उफ, कितने क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये लास्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो कि कार्ल वोल्स ने क्लासिफाई किया था। वो इन्होंने क्या करा कि और जितने किंगडम थे वो तो सेम एज इट इज बताए, यानी कि एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, तो ये तो बिल्कुल इन्होंने सही बताए, सेम बताए, पर इन्होंने जो मोनेरा था मोनेरा को क्लासिफाई कर दिया, यानी कि मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया। पहला आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो कार्ल वोल्स ने एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ये 6 क्लासिफिकेशन बताए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसी के टाइप में पढ़ लेते हैं, तो ये अलग नहीं है, बात सेम है, बस इन्होंने मोनेरा का ही सब डिवीजन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कर दिया था।